हेलो लर्नर्स, आप सभी का मेरे चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बीएड में बनाई जाने वाली पाठ योजना के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट जो हम लेंगे वो है साइंस यानी कि विज्ञान, और इसमें हम हिंदी पाठ योजना में बात करेंगे यानी कि विज्ञान की पाठ योजना को हिंदी में कैसे बनाया जा सकता है। तो आज जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो है बल। लेकिन कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है पाठ योजना, और संख्या जो भी आपकी संख्या हो 1 2 3 4 वो नंबर डालेंगे। बाईं तरफ आप देख रहे होंगे दिनांक लिखा हुआ है, और इसमें चंद्र बिंदु नहीं दिख रहा है, बिंदु नहीं दिख रहा है, दिनांक है। फिर विषय है विज्ञान और प्रकरण बल। और दाईं तरफ आप देख रहे होंगे कक्षा लिया हुआ है चक्र और कालांश। चक्र मतलब कौन से चक्र में आपको कक्षा में जाना है, टाइम टेबल समय सारणी के अनुसार आपका तीसरा चक्र है या चौथा है या पांचवा है, कौन से पीरियड में आपको जाना है और वो पीरियड कितने मिनट का है। कालांश 30 मिनट का है, 35 का है, 40 का है। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। ये जो एंट्रीज है ये बोर्ड पे भी लिखी जाती हैं, शाम पट पे भी लिखी जाती हैं। उसके बाद आते हैं आपके सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पर विषय से संबंधित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर विज्ञान से संबंधित होंगे। इसी तरह से आप अंग्रेजी का बना रहे हैं तो अंग्रेजी से संबंधित होंगे। अगर आप इतिहास का बना रहे हैं तो इतिहास से संबंधित होंगे, हिंदी का बना रहे हो तो हिंदी से संबंधित होंगे। इसी प्रकार से विषय संबंधित है। तो यहाँ पे चूंकि विज्ञान है तो हम बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के प्रति रुचि, निरीक्षण की जो टैलेंट है, निरीक्षण की काबिलियत को बढ़ाना, चीज़ों को घटनाओं का अवलोकन करने की क्षमता को बढ़ाना और रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना। तो ये सारे सामान्य उद्देश्य हैं। और ये कैसे लिखे जाते हैं इनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप मेरा वीडियो सामान्य उद्देश्य पे जो है उसे ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। इसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य पे मेरा एक और वीडियो है, आप उसमें डिटेल में जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो प्रकरण आधारित होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बल पर आधारित विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंधित होता है, सिंपल नॉलेज, यानी कि आपको ज्ञान मिलता है उस संप्रत्यय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर छात्राएं या छात्र बल प्रयोग का प्रत्यास्मरण कर बता सकेंगे किस तरह से बल प्रयोग किया जाता है, या छात्र जो है बल की परिभाषा जानकर बता सकेंगे। तो यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ता है, वो है बोधात्मक, यानी कि अब समझने की क्षमता आती है, यानी कि बल के संप्रत्यय को, बल के टॉपिक को, बल के प्रकरण को समझेंगे छात्र। इसीलिए टीचर ऐसा पढ़ाएगी कि छात्र बल के प्रकरण को, प्रत्यय को अच्छे से समझ सके। इसके बाद क्या होगा कि बाद में छात्र या छात्राएं जो बल के बारे में समझा सकेंगे, उनके उदाहरण दे सकेंगे, और किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है उसके बारे में समझा सकेंगे। तो ये बोधात्मक हो जाता है। अगला आप देख रहे होंगे अनुप्रयोगात्मक होता है। अनुप्रयोगात्मक अगर आप देखें यानी कि कैसे उसको प्रयोग करेंगे। जो ज्ञान आप कक्षा में देंगे बच्चों को बल पर आधारित या बल से संबंधित, उसको कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसको वो लोग दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। कौशल क्या होगा? कौशल यानी कि बल से संबंधित उसके उदाहरणों की सूची बनाना, या उत्तरों को लिखना, या बल जो जहाँ पर दिखता है उस पे चित्र द्वारा अंकन करना या चित्रांकन करना, ये सारी कौशलात्मक में आता है, यानी कि कौशल डेवलप करना, जो हम लोग बार बार बात करते हैं हेड, हार्ट और हैंड। तो हेड की बात हमने कर ली, मस्तिष्क की, हैंड यानी कि हस्त की, हाथ की बात कर ली। अब भावात्मक यानी कि हार्ट की बात, यानी कि जब तक दिल से नहीं जुड़ेंगे विषय से, प्रकरण से, तब तक आप पढ़ने की इच्छा नहीं जगा सकते बच्चों में। तो इसलिए बच्चों को प्रकरण से, विषय से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए टीचर ही ये कर सकता है। तो छात्रों में बल के विषय में रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे या समझेंगे, तथा आप बच्चों के अंदर जिज्ञासा भी उत्पन्न करेंगे। तो इस तरह से बच्चे को जानने में इच्छुकता बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी। फिर आता है आपका सहायक सामग्री। यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। एक बड़ा सा चार्ट जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे अपनी पाठ योजना, तो उस चार्ट को आप दीवार पर चिपकाएंगे या लटका के बताएंगे, और उसका एक प्रतिरूप, एक प्रतिमान, छोटा सा प्रतिमान जिसको मिनिएचर बोलते हैं,
छोटा सा प्रतिमान आप अपनी पाठ योजना में भी चिपकाएंगे जहां पर उसका प्रयोग हो रहा है। फिर पूर्व ज्ञान, देखिए छात्र को पहले का ज्ञान होना चाहिए, जो बल से संबंधित जो सिंपल नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान है वो उसको होना चाहिए कि बल के बारे में जानता है कि धक्का क्या होता है, खींचना क्या होता है, जानता है। और इसी के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर हम प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है, ये आप सिंपल से ऐसे समझिए कि छात्र को पूर्व ज्ञान से उंगली पकड़कर हम नवीन ज्ञान की ओर लाते हैं, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। इससे क्या होता है कि छात्र डरता नहीं है, आसानी से जो जानता है उसको नए ज्ञान से जोड़कर समझने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और माइक्रो टीचिंग में भी आपने इसको किया होगा, सूक्ष्म शिक्षण में। तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर आप देखें पूर्व ज्ञान बहुत आसान पूछा हुआ है कि भारी बक्स को कैसे खींचते हैं, तो बच्चे बताएंगे धकेलते हैं या खींचते हैं। फिर आपने पूछा कि साइकिल कैसे चलाते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे बता देंगे कि पैडल मारकर या पहिए को चलाकर। फिर आप पूछते हैं कि लाइन में आप कैसे आगे बढ़ते हैं, कोई कहेगा चल कर, कोई कहेगा धक्का मुक्की से, फील्ड में ऐसे ही करते हैं बच्चे। फिर आप पूछेंगे दरवाज़ा कैसे खोलते बंद करते हैं, तो बच्चे बताएंगे या तो खींच कर या धक्का देकर। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि ये धक्का और खींचना विज्ञान की भाषा में या इसको मिला के हम क्या कह सकते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, समस्यात्मक। क्योंकि अब यहाँ जो उत्तर आने वाला है वो आपका प्रकरण है, वो नवीन प्रकरण है, वो नया टॉपिक है जो आज आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न 5 का जो समस्यात्मक प्रश्न है उसका उत्तर देंगे एज अ टीचर कि इनको हम बल कहते हैं। और अब आपका उद्देश्य कथन आएगा, स्टेटमेंट आएगा कि बच्चों, छात्रों, आज हम बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने टॉपिक को बच्चों के सामने प्रस्तावित कर दिया। अब आते हैं विकासात्मक प्रश्न। जो विकासात्मक प्रश्न होते हैं वो नवीन ज्ञान से संबंधित होते हैं, आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं, यहाँ पर बल से संबंधित है। तो पहला जो हम शिक्षण बिंदु लेंगे, टीचिंग पॉइंट लेंगे, वो है बल की परिभाषा। क्योंकि सबसे पहले टीचर्स जो नॉलेज देते हैं वो डेफिनेशन की देते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को ज्ञानात्मक पक्ष हम उजागर करेंगे। तो पहले हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दाएं हाथ पे एक छोटा सा चार्ट पेपर मोड़ कर रखा हुआ है, फोल्ड कर रखा हुआ है। अभी मैं इसको खोल के भी आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है। इसमें चित्र बने हुए हैं, कुछ उदाहरण के चित्र हैं और उन चित्रों के आधार पर प्रश्न पूछे गए और बच्चे आसानी से जवाब देंगे। देखिए, प्रश्न और बच्चों की क्रिया, छात्र क्रिया बहुत जरूरी है। कक्षा को हमेशा अंतःक्रिया पूर्ण बनाना चाहिए, खूब बातचीत होनी चाहिए, उससे बच्चों में इंटरेस्ट आता है, कक्षा जो है बोरिंग नहीं होती है, बच्चों में निरस्ता नहीं आती है। तो इसलिए पूछना बहुत जरूरी है। फिर जब बच्चा बता देता है इस चित्र को देखकर, तो उसके बाद आप छात्र अध्यापिका होने के नाते एज अ टीचर आप स्पष्टीकरण देंगी और यहाँ पर बल की परिभाषा बताएंगी। और उसी परिभाषा को श्यामपट्ट कार्य में आप देख रहे होंगे, बिल्कुल मेरे दाएं पे आप देखेंगे श्यामपट्ट कार्य लिखा हुआ है, वहां पे परिभाषा लिखी है। तो यही परिभाषा आगे चलकर आपके श्यामपट्ट पर जाएगी। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो उसको बोर्ड पर लिखेंगे और पाठ योजना में आखिर में श्यामपट्ट सारांश के तौर पर इसको लिखेंगे। तो सारांश का मतलब होता है बहुत शॉर्ट में, ज्यादा बोर्ड पे हम बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं। स्पष्टीकरण में आप ज्यादा बोल सकते हैं, आप एक्सप्लेन ज्यादा कर सकते हैं, व्याख्या ज्यादा कर सकते हैं, बट श्यामपट्ट पर हम कम लिखते हैं। तो जहां पर देखिए आप चार्ट लिखा हुआ है, उस चिपकाया हुआ है, उसके ऊपर प्रदर्शन विधि दी हुई है, क्योंकि हम चार्ट में चित्र दिखाकर बच्चों से पूछ रहे हैं। और फिर जहां पर स्पष्टीकरण टीचर दे रही है तो वहां लिखा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि मतलब यहाँ पे समझाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, स्पष्टीकरण किया जा रहा है। दूसरा जो मेरा शिक्षण बिंदु है वो बल का परिणाम, यानी कि बल में संख्या होती है कि इतने बल का 20 न्यूटन का, 40 न्यूटन का हम बल लगाएंगे। तो यहाँ पर बल में परिमाण होता है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्रिया द्वारा अगेन प्रदर्शन होगा। कैसे प्रदर्शन होगा? यहाँ पर टीचर जो है, छात्र अध्यापिका जो है, वो पुस्तक उठा के सामने बच्चों को दिखा रही है, तो प्रदर्शन हो गया। उसके बाद उसके आधार पर प्रश्न पूछ रही है कि किसमें ज्यादा बल लगेगा, तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर वो समझा रही है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जहां परिमाण ज्यादा होता है बल का, वहां पर बल अधिक लगता है। तो बल जो है वो परिमाण पर आधारित होता है, यानी कि मास, यानी कि m। तो
एफ, बल को एफ से दर्शाते हैं, परिमाण को एम से दर्शाते हैं। तो बल जो है पूरे तौर पर परिमाण पर आधारित होता है। और यहाँ पे चूंकि व्याख्यान दे रहे हैं इसलिए व्याख्यान विधि हो गई। अगला आप देखिए तीसरा शिक्षण विधि है बल। ये मैंने उसी पेज को चित्र खोल के लगाया है, तो आप देख रहे होंगे कि चित्र के आधार पर किस प्रकार से टीचर प्रश्न पूछ रही है। तो जो मैं चार्ट पेपर क्लास में ले जाऊंगी, एक छात्र अध्यापिका होने के नाते उसका एक छोटा सा प्रतिरूप, एक छोटा सा प्रतिमान मैंने यहाँ पे भी चिपकाया है। ये इसलिए हम चिपकाते हैं कि जो लेसन प्लान चेक करती हैं टीचर्स, उनको पता रहता है कि आप कौन सा चार्ट पेपर बनाएंगे, इसलिए इसको चिपकाना बहुत जरूरी है। और कहाँ पर हम इसको चिपकाते हैं? विधि प्रविधि के जगह पे। बाकी हिस्सा हम मोड़ देते हैं ताकि छात्र क्रिया दिखाई दे, श्यामपट्ट दिखाई दे, इसलिए हम इसको मोड़ देते हैं। फिर अगला आपने ये समझ ही लिया कि बल में परिमाण होता है। उसके बाद आप अगला जो शिक्षण बिंदु लेंगे वो है बल की दिशा, यानी कि बल को हम किसी एक दिशा में लगाते हैं, चाहे वो हम उत्तर से दक्षिण लगाए, पूरब से पश्चिम लगाएं, ऊपर से नीचे लगाए, नीचे से ऊपर बॉल फेंकें। तो बल की दिशा क्या है? दिशा बताता है। तो इस पे आधारित हम छात्रों को अगेन देख रहे हैं, क्रिया हो रही है, तो फिर से वो प्रदर्शन विधि हो गई। और यहाँ पर फिर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि हो गई कि छात्र अध्यापिका कहती हैं कि मैं डस्टर कैसे हिला रही हूँ, कैसे मूव कर रही हूँ, कैसे खिसका रही हूँ, तो बच्चे बताएंगे आप दाएं से बाएं ले जा रही हैं, आगे से पीछे ले जा रही हैं। तो स्पष्टीकरण आ जाता है कि बल में दिशा होती है और यही चीज श्यामपट्ट कार्य में लिख दी जाती है। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है बल का मानक। तो आप बल का मानक और मात्रक यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसका सूत्र होता है, किस तरह से उसका मात्रक निकाला जाता है। तो चूंकि हम इसका सूत्र और मात्रक निकाल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो बल होता है वो द्रव्यमान पे आधारित होता है, जिसका एक परिमाण होता है। और बल जो है आपका वो एक्सेलरेशन पे भी आधारित होता है, त्वरण पे भी आधारित होता है। तो इसलिए जो आपका सूत्र निकल के आता है वो है F बराबर m गुणा A, F इज इक्वल टू m इंटू A। अब इसके आधार पर हम मात्रक भी निकालेंगे, क्योंकि मात्रक भी हम निकाल रहे हैं तो ये भी आगमन विधि के अनुसार ही हो जाता है। और हम स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं तो व्याख्यान विधि हो जाती है। और आप देख रहे होंगे जगह जगह पे जहां मैं स्पष्टीकरण दे रही हूँ या छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण लिखेगा, वहां पर छात्र क्रिया में छात्र या छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जहां दिखा रही हूँ छात्र या छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, जहां दोनों हो रहा है तो देखेंगे व सुनेंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे। विधि हो गई, छात्र क्रिया क्या मतलब छात्र क्या कर रहे हैं, और आप एज अ छात्र अध्यापिका आप क्या कर रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वो सब यहाँ पे होता है। अगला शिक्षण बिंदु है बल पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर एक आदर्श प्रश्न रखा जा रहा है। ये कौशलात्मक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन या प्रश्न हल किया जाएगा। और हल करने का मतलब कौशल, अपने हाथों से कॉपी में हल करना मतलब कौशल विकसित करना। तो आप ये अपने उद्देश्यों में भी लिख सकते हैं कि छात्र या छात्राएं बल पर आधारित प्रश्न हल करने का कौशल विकसित कर सकेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आदर्श प्रश्न का मतलब है कि जो छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक है वो श्यामपट्ट पर ये प्रश्न करके बताएंगे, फिर उसके बाद बच्चों को उसके आधार पर और प्रश्न दे सकते हैं अभ्यास हेतु, तो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा वो। अब आदर्श प्रश्न दिया गया है, उसके आधार पर अब छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती हैं कि भाई द्रव्यमान कितना है, तो 10 kg, त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बल क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम 20 न्यूटन भी कह सकते हैं। अब बच्चों को समझ में आ गया। और जब हम सूत्र को लगाकर प्रश्न को हल करते हैं तो उसको हम कहते हैं निगमन विधि। फिर से सुनेंगे, जब हम सूत्र लगाकर प्रश्न को हल करते हैं तो उसको कहते हैं निगमन विधि। और जब हम प्रश्न देते हैं और उसके आधार पर प्रश्न करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाता है समस्या समाधान। तो ये प्रश्न हमने आदर्श प्रश्न हल करके बच्चों को समझा दिया। अब छात्र अध्यापक या अध्यापिका श्यामपट्ट पर एक और प्रश्न देती है, चाहे श्यामपट्ट पर चाहे रोलर बोर्ड पर लिख के ला सकते हैं आप। और ये प्रश्न दिया है और टीचर जो है या प्यूपिल टीचर या छात्र अध्यापक या अध्यापिका बच्चों को कहेगी कि आप अपनी पुस्तिका में ये प्रश्न हल करें। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न का हल श्यामपट्ट पर नहीं गया है,
क्यों नहीं गए? क्योंकि ये बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका में कर रहे हैं और जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है वो कक्षा का निरीक्षण या बच्चों को देखेगी कि बच्चे प्रश्न कर पा रहे हैं या किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट है या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। फिर आप एक कोई बोधात्मक प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आपके कक्षा में कोई आपको बल के अनुप्रयोग दिखाई देते हैं, तो बच्चे तुरंत बता देंगे। बहुत सारे बच्चे बता देंगे कि मैम खिड़की का दरवाजा बंद करने खोलने में, पेंसिल बॉक्स खोलने में बल लगता है, टिफिन बॉक्स खोलने में बल लगता है। तो बच्चे आप अगर उनको समझ में आ गया बल का प्रत्यय तो वो आपके इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा लेसन प्लान। ध्यान रखेंगे लर्नर्स कि जो आपके प्रस्तावना प्रश्न है कम से कम 2 मिनट उसको दें। जो आपका मुख्य विकासात्मक प्रश्न और उस पर आधारित जो आपका पाठ योजना है, मुख्य पाठ योजना, वो लगभग 15-16 मिनट की होनी चाहिए। उसके बाद शामपट सारांश साथ ही साथ आप लिख रहे थे शामपट कार्य में, तो अब वो कैसा दिखेगा देखिए। ये शामपट बना हुआ है बाएं हाथ पे, और बाएं हाथ पे यहाँ पे अपने जो पाठ योजना बनाएंगे तो उसमें आप काला कागज एक लगाएंगे, काला चार्ट पेपर एक आता है और उसमें सिल्वर पेन से लिखेंगे। तो उसमें बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है जैसे आगे मैंने बताया था। और जो जो शामपट में लिखा था एक बार मैं फिर दिखाती हूँ। देखिए शामपट कार्य में क्या क्या लिखा हुआ था। एग्जैक्टली वही चीजें, परिभाषा, बल में परिमाण होता है, फिर ये सारी खिंचाव चाल परिवर्तन कर दें, बल में परिमाण होता है। उसके बाद बल में दिशा होती है, F = m/a न्यूटन, फिर ये 20 न्यूटन। अब आप देखिए ये सारी चीजें मैंने शामपट पे लिखी हुई है, सारांश है। अब आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे निर्देश एवं निरीक्षण, यानी कि जो टीचर है, प्यूपिल टीचर है, छात्र अध्यापक या अध्यापिका, वो बच्चों को कहेगी कि आप ये शामपट कार्य अपनी पुस्तिका में उतारें। जब बच्चे उतार लेंगे तो छात्र अध्यापक या अध्यापिका इसको मिटा देगी बोर्ड में। जब बोर्ड में मिटा देगी और कहेगी अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ या पूछता हूँ, वो भी आप अपने पाठ योजना में लिखेंगे। जो आप प्रश्न कक्षा में पूछेंगे पुनरावृत्ति, वो भी पाठ योजना में लिखे जाते हैं। ध्यान रखें, पुनरावृत्ति प्रश्न हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। जैसे कि आपके रिक्त स्थान हो गए, मिलान करो, सही जोड़े बनाओ, एक शब्द में उत्तर लिखिए, या सही गलत, ट्रू फॉल्स, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। सिंपल। ये नहीं कि आप परिभाषा पूछने लगे। परिभाषा जब तक बच्चा याद नहीं करेगा तो कैसे बताएगा। इसलिए ऐसे प्रश्न ना पूछें, आप बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछें पुनरावृत्ति में। तो ये पुनरावृत्ति होगी। उसके बाद आप गृह कार्य दीजिए। गृह कार्य आप शामपट पे लिख लीजिए या रोलर बोर्ड पे लिख के लाइए, और यहाँ पे पाठ योजना में आप यहाँ पर लिखेंगे पुनरावृत्ति के बाद। और गृह कार्य बहुत कम देंगे, ज्यादा गृह कार्य बच्चों को नहीं देंगे। सिर्फ याद करने वाला ना दे, लेखन का भी दे, ताकि बच्चों का ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक पक्ष भी उजागर हो। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ आपके लिए है, क्योंकि आपने जिस किताब से ये पाठ योजना बनाई है उस किताब का यहाँ पर जिक्र करेंगे। जैसे मैंने ये पाठ योजना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की एक किताब कक्षा 8 की बनाई है, जो 2016-17 संस्करण की है विज्ञान की, उसमें से मैंने पाठ योजना बनाई है, तो मैंने यहाँ पे संदर्भ ग्रंथ लिख दिया है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पाठ योजना बनाई जाती है। उद्देश्यों से संबंधित आप मेरे वीडियोस को देखें, आपको और स्पष्ट होंगे कि कैसे उद्देश्य लिखे जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक मैंने खाका बना दिया है कि फॉर्मेट दे दिया है कि लेसन प्लान कैसे बनता है। अगर आपकी कोई भी उलझन हो, कोई समस्या हो, तो कृपया मेरे बॉक्स में डालें, पोस्ट करें, और मैं उसको कमेंट बॉक्स से पढ़कर जरूर उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को